अच्छा, उसमें स्टैंड अलोन पॉलिसी की भी बात होगी, कंटेंट्स की भी बात हुई, ये भी हुआ कि किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली भी आपका मैनुअल हो सकता है, पॉलिसी मैनुअल भी हो सकता है, जिसमें आप सिंपली एचआर के हवाले से बना सकते हैं कि उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो एचआर की जो पॉलिसीज़ हैं वो हों, और साथ आप कंपनी हैंडबुक भी बना सकते हैं। इसमें थोड़े से कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं डेफिनेटली, कि जब आप कंपनी हैंडबुक बनाते हैं तो इसमें कंपनी इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, और पॉलिसीज़ के अलावा कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी। डिसिप्लिनरी पॉलिसी एंड ग्रीवियंस प्रोसीजर, अच्छा ठीक है। हम एक ग्रीवियंस पॉलिसी बनाते होते हैं अमूमन कंपनी के अंदर। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं कि ग्रीवियंस पॉलिसी होती क्या है, किस क्या ग्रीवियंस होएगी एम्प्लॉय को, तो वो आपके पास आएंगे उस पॉलिसी के अंडर, कोई बता सकता है? अगर उसकी कोई नाराजगी है तो किसी पॉलिसी से वो नाखुश है या उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो आपके साथ उस ग्रीवियंस के साथ कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई कि जी मेरी सैलरी बढ़नी थी 3 महीने बाद आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई है, उसकी ग्रीवियंस है। बिल्कुल सही। तो जो हम ग्रीवियंस पॉलिसी की या ग्रीवियंस प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो इंटरनल है, वो उन पॉलिसीज़ के उन वादों के ख़िलाफ़ है जो कंपनी ने बंदे से किए हुए हैं। अगर वहाँ पे वो एग्रीव्ड फील करता है, वो फील करता है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, पॉलिसी ये कहती है कि मुझे इतने अरसे बाद इतना इंसेंटिव मिलना था तो वो नहीं मिला, सेल्स इंसेंटिव होते हैं कंपनीज़ के, तो मैंने तो अपना टारगेट अचीव किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे इंसेंटिव भी नहीं मिला, और ये क्लियरली एक पॉलिसी कह रही है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी है। तो जब वो एग्रीव्ड पार्टी है तो वो ग्रीवियंस के अंडर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, और वो ग्रीवियंस एड्रेस करना भी एचआर डिपार्टमेंट का काम है। तो ये ग्रीवियंस पॉलिसी का ये इसका मेन है। और जहाँ तक डिसिप्लिनरी पॉलिसी का है, डिसिप्लिन एंड ग्रीवियंस को मैंने वो इकट्ठा ही टाइप किया हुआ है, वो भी इसीलिए कि एक बेहतर डिसिप्लिन के ऊपर अगर होएगा, सारी चीज़ें चल रही होंगी तो कोई एग्रीव्ड फील नहीं करेगा कि डिसिप्लिन पॉलिसीज़ के हवाले से, कि आपने एक अच्छे तरीके से, जैसे हम पहले भी बात की कि ड्राफ्टिंग अगर अच्छी है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट रह नहीं गया, तो बंदा बेहतर फील करेगा। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी है, कम्युनिकेशन बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है कि एचआर हेड साहब अपने लैपटॉप के अंदर सारी पॉलिसीज़ हैं और वो इसलिए नहीं दे रहे कि मैं भी लोग प्रिंट निकाल लेंगे, मैं भी लोग ले जाएंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मार्केट में 150 बुक्स मिलती हैं पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के ऊपर, नेट पे ऊपर करेंगे तो बेशुमार। हाँ, थोड़ा सा आपको वो उसको करना पड़ेगा कि टेलर करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज़ तो हर चीज़ ही अवेलेबल है। तो इसलिए आप लोगों से भी यही है कि शेयर करना सीखें रिसोर्सेज, ये जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं। ऑफ कोर्स वो नहीं कि जो कंपनी स्पेसिफिक हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जो हर कंपनी की अपनी उसके अकॉर्डिंगली होती हैं, तो फिर तो कोई इंटेग्रिटी का इशू होता है तो वो तो कभी भी ना करें। लेकिन ये है कि जो एचआर के हवाले से बेहतरी है तो एक दूसरे से ज़रूर शेयर करें। ये भी प्लेटफॉर्म है, अभी आप लोग इधर ही हैं, कुछ और आपके अभी कुछ वीक्स हैं, क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें देखें कि आप लोग पॉलिसीज़ के हवाले से, बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से एक दूसरे के साथ क्या शेयर कर सकते हैं। The employee handbook provides a great opportunity for the firm to communicate policies and procedures to its employees. Every employee should sign a receipt stating that he or she received a copy of that handbook. एक मिनट अच्छा, ये जो पॉइंट आया ना जी कि एवरी एम्प्लॉय शुड साइन अ रिसीप्ट कि उसने किया है, ठीक है, तो वो उसके जो फाइल होएगी, एम्प्लॉय फाइल होगी, उसमें वो भी लिखा जाएगा कि इसने ले लिया, ठीक है, रिसीव कर लिया, और अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं किया वो बाद में कोई ट्रेनिंग कराएंगे तो उसमें ही आ जाएगा। मकसद इसका यही है कि कोई कल ये नहीं कहेगा कि मुझे पता नहीं था। तो जो हैंडबुक है, हैंडबुक के अंदर ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है, इसके अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स भी होंगे डेफिनेटली, इसके अंदर टाइमिंग्स भी होंगी कि अगर 8 बजे टाइमिंग है, कई कंपनीज़ में क्या होता है कि लेट कमिंग के ऊपर उसको करने के लिए कि लोग ना करें, तो वो कर देते हैं कि महीने में जी आप 15 मिनट के लिए 3 दफ़ा लेट हो सकते हैं। से अगर मॉर्निंग टाइम 8 बजे है तो कहते हैं कि जी आप 3 दफ़ा एक महीने में
8:15 बजे तक आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो देन आपकी डिडक्शन होगी, ठीक है, तो वो हाफ डे काउंट हो जाएगा से। तो ये डिसिप्लिन में आ गया ना। एक बंदा है वो उस पढ़ता ही नहीं है और मेरी तरह महीने बाद कहता है मेरे पैसे क्यों डिडक्ट हो गए हैं, तो उसको उसके पास कोई लॉजिकल रीज़न तो नहीं होएगी अनटिल के कोई मान जाए, ठीक है जी। तो ये है कि इस तरह की अगर आपने रिसीप्ट ली होगी तो बंदा ये बहाना नहीं कर सकेगा कि आप मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको आगे प्लीज़ पढ़ेंगे। This document can protect the company in court if an employee claims to have been ignorant of a policy that he is accused of violation. The standard employer's handbook should include at a minimum the following components: welcome letter, employment policies, history of the firm, employment benefits. अब ये जो 2-3 चीज़ें इसमें आप देखें ना कि एक तो पॉलिसीज़ आ गई, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, जो लीव पॉलिसी है, मेडिकल, जैसे जो हमने पहला हैंड आउट देखा है उस तरह की, या मे भी उसमें कुछ और एडिशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो पॉलिसीज़ आ गई, दूसरा कंपनसेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसके भी साथ है कि उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, मेडिकल है, ये बेनिफिट्स है ना। ये पॉलिसीज़ के साथ ये अलग से बेनिफिट्स हैं, बोनस है, कई कंपनीज एक दे देती हैं, 2, 4, 6 जो भी कंपनी के उस पर होगा। तो ये चीज़ें उसमें अगर लिखी होंगी, अमाउंट तो नहीं लिखी होगी, वो तो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, और परफॉर्मेंस बेस्ड होएगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन ये है कि ये होंगी प्लीज़ आगे। The welcome letter should provide a warm introduction of the company and give a brief of the company and its business. This letter should clearly communicate the firm's commitment to its human resources. Employment policies should be provided in writing so there is no confusion about whether employees have been advised of these policies. The document also ensures that employees understand critical policies so they do not make mistakes that could embarrass them among their new co-workers. These critical policies include the following: code of ethics, disciplinary policies and grievance procedure, dress code, drug-free workplace, equal employment opportunity statement, working hours, email and internet policy, leave policy, medical and insurance policy, ठीक है, and any policy which the time and circumstances may require accordingly. ठीक है, एक सेकंड। अब देखें इसमें जो ड्रेस कोड की बात करें, अब जैसे हम कल बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा और होता है, डेफिनेटली और होता है। प्रोडक्ट, अब क्रिसेंट में, बहुमान में जब हम पढ़ते थे तो उससे पहले मुझे आदत नहीं थी जीन्स पहनने की, तो वो कुछ अरसा जो वहाँ पे किया, तो उसके बाद ड्रेस जो पैंट है वो पहनने की आदत नहीं रही कि वो पहले इतना आदत नहीं होती थी ना। और फिर ये है कि वहाँ पे जाके देखा कि कितनी वैरायटी होती है जीन्स के अंदर की, कितनी वैरायटी होती है। हम तो ये समझते थे, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें तो ये होता था कि बस नीले रंग की जो भी डेनिम है वो जीन्स से पता नहीं एक ही तरह की होती है। तो जब मैं क्रिसेंट में गया तो फ्लोर्स के ऊपर जाके फिर वो पोजीशन ज़रा क्योंकि थोड़ी बेहतर थी तो इसलिए वो फ्लोर पे ले जाते थे कि बता दें कौन सी लेनी है। तो फिर वो जो प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह जब लोग होते थे तो फिर फैब्रिक का बताना, बनता कैसे है, क्या है, स्ट्रेचेबल है नहीं है, ठीक है जी। फिर वो साथ ये भी बताते थे ये तो डायरेक्टर्स के लिए ये स्पेशल बनती है, ये चेयरमैन साहब के लिए ये बनती है। तो फिर हम कहते थे यार यही बनाता हूँ मैं। तो वो ड्रेस कोड का ये है कि वहाँ पे गए जब, तो वहाँ पे ये हुआ कि जीन्स पहनी है। इससे पहले मुझे ये कंसेप्ट नहीं होता था कि कंपनी, और ऐसा नहीं था कि कोई खाली मैनेजमेंट लेवल पे, जो नासिर शफ़ी साहब जो चेयरमैन थे, जो मालिक थे, तो वो भी जब आते थे तो अपनी गाड़ी से उतरते थे तो उन्होंने वही ब्लू कलर की जीन्स, वाइट कलर की शर्ट और कार्ड लगा होता था यहाँ पे एम्प्लॉय कोड 1। तो चेयरमैन भी आते थे। तो ये बात होती है, एक ब्यूटी होती है ना कि अगर आपने एक एग्जाम्पलरी आपने बिहेवियर शो कराना है लोगों को। अब जब चेयरमैन खुद आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और उन्होंने पहनी हुई है वही यूनिफॉर्म जो सबके लिए है, तो किसी डायरेक्टर को, किसी जनरल मैनेजर को तो नहीं होएगा ना, वो नहीं पहन के आएगा। जब एक 70 साल का बाबा गाड़ी से उतरे और वो नासिर 1 लिखा हो कार्ड के ऊपर, तो किसी ने क्या करना है। तो देन ये होता है कि वहाँ का ये कॉन्सेप्ट था कि सारे जीन्स पहनते थे। वहाँ पे कोई टाई शाई वाला शुरू में कोई होता है तो वो परेशान ही हो जाती थी कि यार 500 बंदा, बड़ी फैक्ट्री है क्योंकि, तो तकरीबन 550 मैनेजमेंट स्टाफ है, ठीक है जी।
7,000 प्लस के करीब वर्कर हैं सारा एक ही, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है तो बड़ा यूनिट है। तो वहाँ पे फिर यही होता था कि अगर कभी अच्छे कपड़े अपनी तरफ से पहन के चले जाएं तो शर्मिंदगी होती थी कि यार ये क्या हो गया। तो वो वेरी करता है ड्रेस कोड कि अकॉर्डिंगली वर्कर ने क्या करना, जो मशीनों पे काम कर रहे होंगे कैसे होगा। और ऑफ कोर्स फिर वो अंदर के लिए कुछ अलग भी होता है, लोग जाके चेंज भी करते हैं कि कोई क्या क्या करना है अपने पर्सनल में। तो ये ड्रेस कोड का अलग से हो जाएगा। एक जैसे इसमें ड्रग फ्री की बात हुई है, अब ड्रग फ्री इन्वायरमेंट तो होती है, लेकिन पॉलिसी आपने वो कहीं पे आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मे बी आप पूरी पॉलिसी इसकी ना बनाएं, ठीक है, लेकिन कहीं पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कहीं पे स्मोकिंग एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ, जैसे कराची में गुटखे का बड़ा प्रॉब्लम होता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, पान गुटखा ज़रा वहाँ ज़्यादा चलता है, हमारे यहाँ तो कम चलता है, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्मोकिंग का ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे तो हालात ही कुछ और होते हैं। तो वो चीज़ आप उसमें एड्रेस कर सकते हैं कहीं छोटे छोटे पॉइंट डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर। तो इसको, और फिर ये है कि कोई और भी पॉलिसी आप कर सकते हैं जो रिलेट, इससे आगे प्लीज़ पढ़ेंगे। हमारे एक कंपनी में एक मैनेजर थे, उनके ऊपर कुछ इंक्वायरी आ गई उनकी कोई इश्यूज़ के ऊपर, एंड ही गॉट टर्मिनेटेड। ठीक है जी, मैनेजर डेजिग्नेशन वाइज भी मैनेजर, सैलरी वाइज भी मैनेजर, तो कोर्ट में चले गए, लेबर कोर्ट में चले गए। ऑफ कोर्स हमने पहले कंटेस्ट ये किया कि लेबर कोर्ट है तो वो तो मैनेजर हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं मैनेजर हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है टू हायर और फायर। तो वर्कमैन में तो वो आता है कि जो भी हायरिंग फायरिंग पावर नहीं है जिसके पास और जिसको कोई रिपोर्टिंग नहीं है, तो वो वर्कर कैटेगरी में, इन्होंने तो जान के मुझे मैनेजर दिया हुआ, हालांकि वो मैनेजर ही थे। तो वो जो अपने वो उनका कॉन्टेस्ट था वो विन कर गए, ठीक है जी। और उन्होंने बेसिकली कोई क्लेम उनका था कि इतने इतने मुझे ये पैसे नहीं दिए, तो हमने हालांकि एक्स्ट्रा दिए हुए थे, एक्स ग्रेशिया करके उनको 4-5 सैलरीज हमने एक्स्ट्रा दी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर बोनस नहीं है। तो हमने कहा बोनस तो जब इनको 4 सैलरीज हमने एक्स्ट्रा दे दी तो 2 बोनस थे साल के, तो उसके अंदर ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर कोई थोड़ा लिखा थोड़ा हुआ है कि इसमें बोनस भी इंक्लूड है। एक्स ग्रेशिया तो कंपनी ने मुझे वैसे दिया, इसलिए कि ये तो सीवरेंस बेनिफिट इन्होंने दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे कंपलसरी एक मुझसे रिज़ाइन लिया, तो इन्होंने 4 सैलरीज दी हैं, बोनस तो इन्होंने को नहीं दिया, और एट द एंड ऑफ द डे हमने वो पे किया। तो अब अगर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपने लिखा है तो ये सही हो गया, और एम्प्लॉई जो है वो निटी-ग्रिटी में चला जाता है, तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपने हैंडबुक के अंदर जो क्लासेज हैं, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की कौन सी हैं। अब जैसे टाइमिंग का है कि 8 बजे आना है, तो इसमें तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर नहीं है, डिसिप्लिन का है। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ है कि जी कंपनी हर बंदे को साल में 1 बोनस देगी, ठीक है, और वो प्रॉफिट बोनस नहीं है, ठीक है जी। एक होता है 10C बोनस जिसको हम कहते हैं लेबर लॉज के अंडर, वर्कर के लिए होता है, वो 10C क्लास है इंडस्ट्रियल उसकी IRO की, तो उसके तहत वो 1 बोनस तो देना ही होता है सबको, वर्कर को। लेकिन अगर उसके अलावा कोई है और हमने लिख दिया है चार्टर ऑफ डिमांड, जैसे हमारे लिए मैनेजमेंट स्टाफ के लिए हैंडबुक है, इसी तरह उनका जब चार्टर ऑफ डिमांड साइन होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, कि वो चार्टर ऑफ डिमांड हमें देते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है जी, हम उस पर नेगोशिएट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे एक एग्रीमेंट होता है CBA यूनियन का, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जिसको कहते हैं CBA यूनियन, और मैनेजमेंट का, तो वो उसी तरह ही एनफोर्सेबल बाई लॉ है जैसे कोई भी और लॉ हो सकता है। कि एक दफ़ा साइन हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं देना, वो कॉपी उसकी लेके, अब जैसे लिख देते हैं आप उसकी में कि साल के आपको 4 बोनस मिलेंगे, कोई कानून में तो नहीं है कहीं कि आपने 4 बोनस देने, लेकिन आप नहीं देते तो आप मुजरिम हैं, और कोर्ट आपको कहेगी कि ये दें, अगर वो कोर्ट में चले, और डेफिनेटली अगर आप नहीं देंगे तो हो जाएंगे। रीज़न ये है कि आपने म्यूचुअली उसको एग्री किया, ठीक है, और आपने साइन किया, और वो एक लॉ वो बन गया कि वो इलीगल डॉक्यूमेंट है जो आपका है। इसी तरह अगर आपने ये दिया तो इसके अंदर ये बेहतर है कि आप उसको सेग्रीगेट कर लें। सेग्रीगेशन इस तरह करें कि कुछ ऐसी क्लासेज हैं
पॉलिसीज़ हैं जो डिसिप्लिन के रिलेटेड हैं, उनको अलग कर दें। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे कोई लीगल इशू हो सकता है, उनको अलग कर दें और उन पे ज़रा डिस्कशन भी ज़्यादा करें, उनको सीरियस ज़्यादा लें, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये जो अभी डॉक्यूमेंट मैंने पहले आपको दिया ना, एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ दे दिया करें, जो पहले वाला था, तो उसमें अगर देखें ना, अब कंपनी बोनस का जो लिखा हुआ है ना कि यू विल बी एलिजिबल फॉर कंपनी बोनस एज़ पर ग्लोबल, अब हमारा ग्लोबल क्योंकि रूल चलते हैं, हमें बोनस वर्कर का बोनस तो हमने डिसाइड करना है चार्टर ऑफ डिमांड के तहत, लेकिन हमें जो है वो अप्रैल में क्योंकि होता है हमारा, तो मिड ऑफ फरवरी में मैं लॉगिन करके वहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा बोनस क्या और अमाउंट कितनी बन रही है, तो वही मिलेगा। वो लोकल किसी की उस पर नहीं होएगा कि मेरा बॉस क्या कहता है या कैसे है। वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं सर? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। प्रॉफिट शेयरिंग का तो ये है ना कि वो तो वर्कर के लिए है ना, जो 5% हम कहते हैं वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, WPPF जिसको हम कहते हैं, तो वो तो ला ही है ना कि जो भी कंपनी का डिक्लेयर्ड प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, उसमें से 5% वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो 5% डिस्ट्रीब्यूट सारा नहीं होता, उसका भी एक फार्मूला है कि आप मैक्सिमम 4 सैलरीज दे सकते हैं जो मिनिमम है। जैसे अभी 20,000 है तो 80,000 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और वो भी कैटेगरीज आप बनाएंगे कि जिनकी ज़्यादा सैलरी है, किसी को 20,000 मिलेगा, किसी को 40 मिलेगा, मैक्सिमम 80,000 मिलेगा। और जो पैसे बच जाएंगे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे, वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अकाउंट में। ये जो रोज़ हम देख रहे होते हैं ना कि EOB में गबन हो गया, वर्कर वेलफेयर बोर्ड में गबन हो गया, तो वही पैसे होते हैं ना, और वो अरबों रुपए हैं, थोड़े पैसे नहीं पड़े हुए। वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अकाउंट में अरबा पैसे पड़े हुए हैं, तो वो वही पैसे होते हैं, वो 5% होता है, लेकिन वो वर्कर के लिए, मैनेजमेंट के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। हमारे यहाँ कई दफ़ा हमारे कई ऑफिसर्स ना मजाक में आ जाते हैं, तो कहते हैं सर हमें वहाँ वर्कर में ही कर दें तो बेहतर है, कि हर तरह के बेनिफिट्स उनको ही मिलते हैं, हमें सैलरी मिलती है या जो भी एक बोनस का, या उसको हम STI कहते हैं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। तो जो STI मिलता है या वो मिलता है, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, वर्कर को तो सारा कुछ मिलता है। तो वो इस तरह का एक एलिमेंट होता है। क्वेश्चन क्या था? नहीं, एक्स ग्रेशिया तो तब होगा ना जब कोई छोड़ के जाएगा। अब जैसे वो पार्टिकुलर केस की मैं बात करता हूँ, तो एक्स ग्रेशिया तो ये था ना कि हमने क्योंकि उनसे भाई साहब से ये कहा था कि जी आप रिज़ाइन दे दें, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं देते, तो हमने कहा कि अदरवाइज़ फिर इंक्वायरी होगी तो टर्मिनेशन होएगी, तो टर्मिनेशन ज़्यादा बुरी चीज़ है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जितने आपके बेनिफिट्स बन रहे हैं ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड प्लस हम आपको आई थिंक 5 सैलरीज थी, तो हमने कहा कि आपको 5 सैलरीज हम एक्स्ट्रा दे देंगे, तो वो दे दी, ठीक है। उन्होंने फिर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट निकाल लिया जिस पे लिखा हुआ था कि साल के 2 बोनस मिलेंगे, तो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जी मुझे इन्होंने 2 बोनस नहीं दिए, तो हमने कहा एक्स ग्रेशिया दे दिया, उनका एक्स ग्रेशिया लिखा हुआ है, बोनस तो वो तो इन्होंने कहा था 5 सैलरीज देंगे, हमने तो ये कहा ना कि जो ये थोड़े बहुत दे देते हैं चले ख़त्म हो जाएगा, तो कोर्ट ने कहा नहीं आपने लिखा तो को नहीं है इसमें कि, तो देने पड़े। वो इसलिए देने पड़े कि लिखा हुआ था, अगर ना लिखा हुआ था तो हम ना देते, क्योंकि उस साल बाकियों को मिले थे, उनको नहीं मिले। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये देखें कि वो किसी वक्त कहीं भी यूज़ हो सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। और जहाँ डिस्क्लेमर की बात हम करते हैं तो वो डिस्क्लेमर इसीलिए है कि उसमें लिख दें कि सच एंड सो डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो इस तरह का कुछ लिख लें। वहाँ पे आप जाएंगे जब, तो आप कह देंगे कि हमने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ ये मेंशन किया हुआ है कि इसका कोर्ट ऑफ लॉ में ये एज आ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते आप, तो चलें एक कॉन्टेस्ट के लिए कुछ आपके पास मटेरियल तो होएगा ना, तो वो तो ये चीज़ होएगी। तो मैं तो सारों को हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि कंपनीज़ के साथ पंगा लेना ही नहीं चाहिए। ये तो एक एक्सेप्शनल केस था क्योंकि वो हमारे एक सीनियर बंदा था, उसको अंदर की सारी चीज़ें पता थी, तो वो एक लेवल पे, और कंपनी भी जान छुड़ाना चाह रही थी कि खैर है। हाँ, उसके बाद भी कई ऐसे हुए कि हमने लोगों को निकाला तो उन्होंने केस किए, ठीक है जी, और बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी। उन्हें हमने सिंपल केस क्या हुआ कि हमने निकाला, टर्मिनेट किया, केसेस हुए, उन्हें हमने इतनी सी एक की कि ठीक है आपको हम टर्मिनेशन का लेटर वापस ले लेते हैं, आप रिज़ाइन दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने केस वापस ले लिया सिर्फ इस बात के ऊपर
कि मार्केट के अंदर ये बात रह जाती है कि ये टर्मिनेशन हुई थी फ़लाँ कंपनी से, तो रिज़ाइन में हालांकि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो केस उन्होंने वापस ले लिए। तो इसलिए कंपनीज़ के पास तो रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप प्रॉपर आपके पास एविडेंसेस नहीं है, प्रॉपर सॉलिड आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। कंपनीज़ तो लटकाए रखती हैं वर्कर के हवाले से, तो स्पेशली जैसे आप कह रहे थे ना कि वर्कर को ही क्यों बेनिफिट दिया जाता है, तो वर्कर को इसलिए भी बेनिफिट दिया जाता है कि वर्कर्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते। कंपनीज़ के तो लॉयर पैनल पे होते हैं, वो 2-2, 4-4, 6-6 साल केस को लटकाए रखते हैं, वर्कर बेचारे चल चल के ही रह जाते हैं। तो उन्हें होता है कि इनको पहले ही बेनिफिट दे दें, तो वो उसमें ज़्यादा होते हैं। और कोई क्वेश्चन? देखिए, जिसको टर्मिनेट किया उसको लेटर तो देते हैं, लेकिन उस पर लिखा होता है कि योर सर्विसेज हैज़ बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू सच एंड सच रीज़न, ठीक है जी, तो उसको दे देते हैं। तो वो उसको हमने सर्विस लेटर तो नहीं देना ना, सर्विस लेटर में तो ये लिखा होता है, जो एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर में तो ये लिखा होता है ना कि ये था, बड़ा अच्छा काम करता रहा, ये इसको और एट विल ये छोड़ गया, ठीक है जी, और ये इसकी रिक्वेस्ट पे हम इसको लेटर दे रहे हैं। लेकिन टर्मिनेशन लेटर के बाद तो वो नहीं देंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज़ उस तरह चली जाती है। कंपनीज़ के अंदर तो ये है कि हम जैसे हमारा एक कराची में प्लांट था, तो कराची में जो प्लांट था वो सेल आउट कर दिया, ठीक है जी। तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही जो लैपटॉप्स थे, तो लैपटॉप के ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनकी एक्सेस बंद कर दी कि लैपटॉप तो कंपनी को वापस करना है, ठीक है जी, लेकिन एक्सटर्नल कोई डिवाइस, ना कोई USB लगेगी, ना कुछ और मोबाइल के लगेगा, ना कुछ लगेगा, तो वो स्टैंड अलोन एक होंगे, लेकिन नेट कंपनी के नेटवर्क के साथ खाली चलेंगे। तो वो वैसे ही चलते रहते। कईयों ने कोशिश की मार्केट में लेके जाके कि उतार के कि यार ये डाटा हमें चाहिए, तो वो यही था कि यार इसको पूरा वो करेंगे, जब हम रिबूट करेंगे जो भी करेंगे डाटा नहीं रहेगा, तो वो उस हवाले से फिर हो जाता है। प्रिंटर भी कंपनी के ही खाली चल सकेंगे, तो वो इस तरह की ना चीज़ें बनती हैं। तो बात यहाँ से हुई कि एक आप बना सकते हैं पॉलिसी मैनुअल और एक आप बना सकते हैं एम्प्लॉई हैंडबुक, ठीक है जी। दोनों से वैसे ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी हो, दोनों भी नहीं है तो गुजारा चल जाता है, लेकिन पॉलिसीज़ होनी चाहिए। SOP हो गया ना कि उसका प्रोसीजर क्या है, SOP पॉलिसी और प्रोसीजर, क्योंकि उसी के अंदर से हम ये कहते हैं कि जी आपको महीने में इतनी 14 एनुअल लीव्स हैं, 10 आपकी कैजुअल हैं, 10 सिक हैं, ये होगी पॉलिसी, ये आप अवेल कर सकते हैं। प्रोसीजर ये है कि आप 14 लीव्स इकट्ठी नहीं ले सकते, ठीक है जी, आप उसको मैक्सिमम 7 डेज़ ले सकते हैं, और अगर आप 3 डेज़ से ज़्यादा आपकी लीव होगी तो वो आपकी एनुअल लीव में चली जाएगी। अगर आपने सिक लीव देनी है 2 दिन से ज़्यादा की होगी तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट साथ देना पड़ेगा। अब ये प्रोसीजर हो गया, लीव तो उधर ही है। तो ये SOP में आप ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है कि मेडिकल पॉलिसीज़ OPD कवर करती हैं और हॉस्पिटलाइजेशन पर कवर करती हैं। जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती हैं वहाँ पे मेडिकल एक इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंटल इमरजेंसी होती है, एक आपकी मेडिकल इमरजेंसी होती है। एक्सीडेंटल इमरजेंसी ये है कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। मेडिकल इमरजेंसी या हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो, गला ना करे, कुछ इस तरह का मसला हो गया, ठीक है जी। तो वो उसमें आजकल कोविड के मसले हैं या जो भी है, तो वो उसमें मेडिकल इमरजेंसी में चला जाएगा, ठीक है। तीसरी इसमें ये हो जा सकती है कि आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट करानी है जो इमरजेंसी में नहीं है, तो उसके लिए आप प्रायर अप्रूवल ले लेंगे कम से कि आपने जुबली से, EFU से, किसी से आपकी कंपनी ने किया हुआ है कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, जो भी लिमिट है उसकी, तो वो आपको दे देंगे। बाकी आप लोग HR के खुद हैं, आपको पता ही है कि उसकी रूम लिमिट डिफ़ाइन होएगी। रूम लिमिट के अंदर आप देखते हैं कार्ड किसी का, आप लोगों के पास होंगे कार्ड, कईयों के पास अपने मेडिकल कार्ड, तो अगर आप उसमें से मेडिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो कोई बता सकता है रूम लिमिट कितनी लिखी हुई है किसी के कार्ड पे? 6000 लिखी है, 5000 लिखी है। असल पे बात ये है कि अब देखिए ना, 5 या 6000 के ऊपर लाहौर के अंदर किसी हॉस्पिटल में रूम नहीं मिलता। 7-8 भी अगर आप कहीं सर्जी मैड में चले जाते हैं, आप हमीद लतीफ़ में चले जाते हैं, आप डॉक्टर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो बीइंग इन HR ये भी एजुकेट करें अपने सीनियर्स को कि जब आप किसी चीज़ की लिमिट डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है जी,
तो वो लिमिट प्रैक्टिकल तो हो, नाइस टू। मैंने तो कईयों के कार्ड्स के ऊपर 2500 भी देखा है, और 2500 में तो चीचू की मलिया में भी किसी अस्पताल में कमरा नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो 5-6 हज़ार देखिए ना, आप सारे जो आप बताया जिन्होंने 5-6 हज़ार, आप ऑफिसर मैनेजर ग्रेड में हैं, तो अगर वहाँ पे जाएंगे तो कैसे होगा? जैसे इन्होंने बताया अनलिमिटेड लिखा हुआ है, 6 हज़ार है तो 6 हज़ार है, 15 हज़ार है तो 15 हज़ार है, 35 है तो 35 है। हाँ, उसमें एक चीज़ होती है कि अगर से कि 5 लाख आपकी लिमिट है हॉस्पिटलाइजेशन की, वो इंक्लूसिव है रूम की चार्जेस के साथ। बंदा खुद ही देख लेता है कि यार अगर मैंने 35,000 वाला कमरा ले लिया और अल्लाह ना करे 8-10 दिन रहना पड़ गया, तो ये लिमिट सारी तो रूम एलोकेशन में चली जाएगी। हमारे जो लोकल कंपनीज हैं जो ज़रा सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, स्ट्रांगली सेठ साहब उसको हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ बैठी वो कह रही थी ना कि वो HR डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जी अब ये हर महीने का एक्सपेंस कि EOBI का भी हमने जमा कराना है, सोशल सिक्योरिटी भी हमने जमा कराना है, ठीक है जी। और अगर 200 एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं 200, तो 200 वर्कर का कोई 1.5 लाख तो बन ही जाएगा हर महीने, तो क्या ज़रूरत है कराने की? तो वो नहीं कराते। आप लोगों को चाहिए ये कि इस चीज़ के ऊपर, पहली तो बात है कि इस चीज़ के ऊपर करें कि EOBI तो सबका है ना, वो आपका भी है, मेरा भी है, वो वर्कर ओरिएंटेड तो नहीं है, वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। तो EOBI तो सबका कवर हो। मैरिज ग्रांट्स होती हैं, ठीक जी, डेथ ग्रांट्स हैं, एजुकेशन में टैलेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारी आ रही होती हैं। अब सारी वर्कर्स के लिए एजुकेशन में खुद आप जो वर्कर्स हैं पढ़ सकते हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, सारा कुछ है। अब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप उनको भी बताएंगे, सही है जी। आपको डॉक्यूमेंट, अब क्या होता है, मैं क्योंकि वो उसका स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर हूँ, वर्कर वेलफेयर बोर्ड की, ये लेबर डिपार्टमेंट की रात, तो हमारे पास आते हैं जब ये केसेस आते हैं कंपनी से, जिन कंपनीज़ में कोई दोस्त लगे होते हैं, HR के हेड हैं, ये सारा, मैं उन्हें कई दफ़ा फ़ोन करके कहता हूँ यार आपका केस आया है, वो लेटर ही गलत लगा हुआ है जो HR ने दिया है, ठीक है, उसी के कंटेंट्स ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो रिजेक्शन भी होती है इतनी बड़ी, कई दफ़ा फाइल बन जाती है रिजेक्टेड केसेस। अब वर्कर बेचारा अपने अकॉर्डिंगली वो करता है, बेटी की शादी हुई है, मैरिज ग्रांट है, ठीक है जी, तो या किसी की डेथ हो गई है, वो डेथ ग्रांट लेनी है। ये जो वज़ाइफ होते हैं इनके तो हर महीने ही आ रहे होते हैं ना, क्योंकि सेमेस्टर के साथ साथ है वो, और उसमें वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये है कि वो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली ज़रूर देख लें। आज की बात है कि हमारा एक वो कोई बंदा, तो उसने सारे छुट्टियां बहुत करता है तो लेबर में, तो उसकी ख़त्म हो चुकी हैं छुट्टियां। अब वो जो भी छुट्टी करेगा, यानी अगर वो 48 के करीब, 48 से क्या 50 हैं उनकी, 50 वर्किंग डेज़, तो वो कर चुका है सारी। तो आज वो एक उनका सिफारशी आया मेरे पास कि जी आखिरी में हफ्ता इसको ना छुट्टी चाहिए, कोई बच्चों की शादियाँ हैं, तो अगर वो डिडक्शन ना हो, ठीक है जी। तो छोटी सी बात है कि वो आल्दो वर्कर है, सिफारशी भी उसको मिल गया, चलो पुराना है, तो वो आके मेरे पास उसने कहा कि जी उसको वो अगर डिडक्ट ना करें, तो इसी तरह का अगर कोई किसी को ग्रीवियंस है किसी चीज़ की, तो किसी सीनियर के पास चला जाएगा। नहीं, कंपनसेट अभी तो नहीं किया, यानी उसका भी ये था कि क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है तो उसको किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये होता है कि लीव्स जो हैं वो एनकैशेबल हैं फॉर वर्कर्स। 31 दिसंबर तक जो उनका बैलेंस होता है तो वो हम अगले महीने की सैलरी में उनको पैसे दे देते हैं। तो उनके साथ फिर ये तय हुआ था कि अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती तो एडवांस भी नहीं हो सकती। तो अगर जो छुट्टियां बच जाती हैं तो आप उनके पैसे ले लेते हैं, तो जो ज़्यादा करेंगे उनकी डिडक्शन भी होगी। तो ये तो उस रूल में आ गया ना। तो ये क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये है भी जैनिटोरियल स्टाफ में, वहाँ पे ऊपर आके हमको इतना ज़्यादा नहीं करते, 2-2 महीने भी छुट्टी कर जाते हैं, कहते हैं मौज करें, खैर है कुछ नहीं होता। तो इस तरह का ये है कि जहाँ कर सकें, गरीब के लिए डंडी मारना तो कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर आपने कोई ऐसा काम किया कि जो किसी के लिए नाजायज़ फ़ायदा दिया तो सही है। अब एक बंदे के घर में रोटी नहीं है, वो बीमार हो गया, महीना नहीं आ सका, आपने उसको सैलरी भी नहीं देनी, सच्ची बात है मैं तो चुप करके उसे हमारे एक
वर्कर की हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। अब वो चलेगी लीव पे, इद्दत पे चलेगी। अब इद्दत है 4 महीने, उसकी 1 महीने की छुट्टियां तो थी हमारे पास। मैंने कहा जी 1 महीने की तो ये छुट्टी है, और वो उसके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है। और ये खावंद उसका कुछ अरसे से पहले ही बीमार था, 2-3 साल से। वो जॉब भी नहीं करता था तो घर पे था, ये घर चलाती थी, ठीक है। अब 5 बच्चे भी हैं, घर भी जो है वो किराए पे है। अब उसमें ये बताएं कि क्या करना चाहिए। होता यह है कि जब कोई आता है ना इस तरह का केस, तो मैं उससे रिटर्न एप्लीकेशन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी अथॉरिटी है। मैं उसके नीचे एक नोट लिखता हूँ कि एज अ स्पेशल केस नॉट टू बी प्रेजेंटेड एज अ प्रेसिडेंट, कि कोई और भी लेके आ जाए कि उसको दिया है तो इसको भी दें, तो प्रेसिडेंट तो नहीं बना, और एज अ स्पेशल केस वो करके उसको हम अप्रूवल कर देते हैं। उसको मैं ईमेल में भेज देता हूँ जो भी कंसर्न लोग हैं, क्योंकि मेरा नोट है उसके ऊपर, ऑडिट होगा तो मैं जवाब दूँगा, तो मैं उसको कर लूँगा। अब उस वर्कर का भी इसी तरह का था, 1 महीने की सैलरी तो दी, अब 3 महीने थे, 1 महीना नहीं था, 10 दिन नहीं थे, 3 मंथ्स थे, और 3 महीने उसने आना नहीं था, ठीक है जी। तो सुपरवाइज़र से मैंने यही कहा कि मैंने कहा तुम अपनी तरफ से लेके आ जाओ, कि एक और वर्कर था उससे हमने एप्लीकेशन ले ली कि उसकी मैं उसको कवर कर लूँगी, और हमने करके तो उसको स्पेशल अप्रूवल। लेकिन उसमें क्या था, रिस्क उसमें ये था कि उसमें मेरी क्लास हो सकती थी। भेजा तो मैंने, तो आगे वाले कहते यार आपने कंपनी का नहीं देख रहे, तो आपने बीइंग एचआर वो रिस्क लेना होता है, आउट ऑफ द वे, लेकिन अपने सर नहीं लेना। कोई चीज़ भी ग्रे एरिया ना छोड़ें। आपने किसी को फेवर करनी है ना, बेहतरीन फेवर करें, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड करें। आप ये ना करें कि अब सुपरवाइज़र वो था, मैं उसको चुप करके कह देता तुम अटेंडेंस लगाते रहो तो क्या है। लेकिन अगर वो किसी और हवाले से सीनियर्स तक बात पहुंचती, तो मैं ये नहीं कह सकता था कि मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं बैठा क्यों हूँ, मेरी जॉब है। तो इसलिए ज़रूर फेवर करें, लेकिन फेवर करें ऑन रिकॉर्ड। इतनी गुंजाइश हर जगह होती है। तो आप क्योंकि एचआर के लोग हैं, तो मैं पॉलिसीज़ के हवाले से ये कह रहा हूँ कि पॉलिसीज़ बनाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करें, लेकिन साथ इंसानों वाला दिल रखें, सख्ती के साथ काम करें। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, स्टिक एंड कैरेट, एक हाथ में गाजर एक हाथ में डंडा, भी गाजरें भी खिलाएं, ठीक है, और जब वक्त हो तो डिसिप्लिन भी मेंटेन करें। तो दोनों हाथों में गाजर रखेंगे तो तब भी गलत है, दोनों हाथों में स्टिक रखेंगे तो तब भी गलत है। तो अकॉर्डिंगली आपने ये देखना होता है कि कब आपने, और जो बेसिक डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है ना। आप अलाउ करना शुरू कर दें कि जब दिल करे आ जाएं, तो काम कैसे चलेगा। और अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो जाएं कि कहें कि एक दिन भी नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो वही वाली बात है कि चलें जी 3 दिन 5 दिन आपको एक कुशन है कि आप इतने मिनट लेट आ सकते हैं, उससे ऊपर आएंगे तो फिर आपको डिसिप्लिनरी उसमें जाना पड़ेगा। तो ये आप पॉलिसी में लिखेंगे ना, अदरवाइज़ तो नहीं है। और अदरवाइज़ क्या है, वर्कर जाते हैं, अचानक किसी को काम पड़ गया तो वो गेट पास साइन करवा लें। और जो कल बात हो रही थी वो एक सियालकोट वाक़े के ऊपर, कि आपको हर वक्त प्रोएक्टिवली देखना पड़ता है कि आपका कोई एक्शन या कोई ओमिशन कि जो करने का काम है आपने ना किया हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके एडवर्स इफेक्ट्स आए कंपनी के ऊपर। तो वो बात तो सही है, वो सही है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप क्वेश्चन दे नहीं सकते। और इसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट विक्टिम को ही देना पड़ता है। बेनिफिट ऑफ डाउट उसी को देंगे, दूसरे बंदे को आप ये नहीं करेंगे कि हो सकता है इसने ना किया हो, क्योंकि फिर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वहाँ पे ऊपर आके, हाँ अगर आपको शक है कि ये नहीं भी हुआ होगा मे बी, या लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है। अब जैसे कल मैंने आपको वो एक अपने क्रिश्चियन वर्कर का बताया, तो उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अगर मैं उसको ना टर्मिनेट करता तो कल कोई बड़ा वाक़या होता और उसकी जान भी जा सकती थी। तो मैंने उसको इसलिए कर दिया कि वो उसके लिए लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट था उसके लिए। तो देखना तो ये होएगा ना कि आपने कल क्या हो सकता है। एक कंपनी के अंदर मेरे एचओडी की इसी तरह का कुछ इश्यूज हुआ, मैं हेड ऑफ़ एचआर था, तो वो जो बॉस थे तो वो बड़ा लोगों को बेइज्जत बड़ा करते थे।
तो मैंने 2-3 दफ़ा उन्हें कहा कि लोग जो है ना सैलरी के लिए आते हैं, बेइज्जत होने नहीं आते, तो एक रिस्पेक्ट होती है, तो आप ना करें ऐसा। तो वो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार हमको यहाँ वोट लेने तो नहीं आते, हम सैलरी देते हैं और काम कराते हैं, ठीक है जी। और यही उनका आंसर होता था। काफ़ी साल 2 साल ये चलता रहा और वो बड़ा शदीद, लोगों को बड़े दूर दूर से फील्ड से लोग आते थे तो वो सुना देते थे, अच्छा खासा बेइज्जत कर देते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि कुछ फाइल्स थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि फ़लानी 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 फाइल्स ले, तो मैंने वो दिखाई उन्हें। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वो उन्हें पसंद नहीं आई, तो वो आगे से उन्होंने मुझे ही कुछ कह दिया। ये तो मेरे ख्याल में 90% कंपनीज़ में ऐसे ही होता है, वो आपको मिलेंगे कहेंगे वेल डन, और आगे जाके कहेंगे कि फारग ही है, करता कराता कुछ नहीं है। तो यही होता है। तो ये एक ह्यूमन फैक्टर है, इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यही बात हो रही थी कि बीइंग इन एचआर डिपार्टमेंट आंखें और कान खुली रखें, लोग आपको इस्तेमाल ना कर सकें। अच्छे ज़रूर होएं, लेकिन इतने अच्छे ना होएं कि वो खा जाएं आपको और हज़म ही कर जाएं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कल से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन अप्रोच, लेकिन सेंसिबल हो के उसको, कभी आप उस चक्कर में तो ना जाएं कि एक पॉलिसी है, ठीक है जी, आपने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करानी है, आप उसके बाहर तो ना जाए ना। बीइंग एचआर प्रोफेशनल उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टॉप तक जाए, लेकिन फेवर करने में ऐसे ना होए कि वो बाईपास हो जाएगा, वो खराबी हो जाए तो वो आपके ऊपर ही आ जाए। ये इम्पोर्टेंट ये है कि इदारे के अंदर, बाहर तो हम जो मर्ज़ी करें किसी की सपोर्ट के लिए, इदारे के अंदर तो वो जो आपने ही पॉलिसी बनाई है, ठीक है, और बड़ा उसके ऊपर आपने गौर किया, बड़ी रिसर्च की, बड़े लोगों से पूछा, ठीक है जी, लॉयर से कंसल्ट किया, एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, उसके बाद वो पॉलिसी बनी, तो दैट मीन्स कि उसकी अथेंटिसिटी तो है ना, और आपको अपने ऊपर इतमाद भी है कि वो सही है। अब उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें तो बाईपास नहीं करना चाहिए। अगर आपने लिखा हुआ है कंपनी ने कि जी 15 छुट्टियां मिलेंगी आपको XYZ को सबको साल में, तो उसका कोई लॉजिक है। अब हमारे लोग कहते हैं कि जी साल बाद एक बंदा है, 5 साल बाद उसकी 4 छुट्टियां बढ़ा दें, वो सीनियर हो गया, थोड़ा बाइज्जत फील करता है बंदा कि यार चले, और सैलरी तो को नहीं बढ़ रही, सबके साथ ही है, लेकिन ये है कि चले मेरी लीव ज़्यादा हो गई, तो एक एंटाइटल्ड फील करता है बंदा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंदों को एचआर में होते हुए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एचआर में रह के आप लोगों में थोड़ी हवाशवा भरें, गोली कराना सीखें, और गोली के बड़े वाले जार होने चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो, मीठी गोलियाँ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास मीठी गोलियाँ नहीं हैं, पैदा करें, सोचें, तो अब तभी आप एक बेहतर उस पर जाएंगे ना। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो तो एक डार्लिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। जो कल आप यहाँ आगे बैठी हुई थी, आपने कहा था ना थैंकफुल नहीं होते लोग, है ना, लोग थैंकफुल नहीं होते ना एचआर के, हालांकि आप सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप सुबह आते हैं, उनके टाइमिंग देख रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम देख रहे होते हैं, सैलरीज आ रही हैं, मेडिकल आ रहे हैं, लीव्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एक हल्का सा होएगा, हाल दुआई पड़ जाएगी, एचआर वाले तो कुछ करते ही नहीं है, एचआर तो कुछ करने देते नहीं हैं, तो ये तो होता रहेगा। लेकिन ये है कि जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को डील अच्छा करें, उनको पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली, आपको खुद पॉलिसीज़ पता होंगी तो आप दूसरों को बताएंगे। आपका हैंड ऑन उसके ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी ना हो कि जो अचानक आपको 5 बजे एक बंदा जाते जाते रोक के पूछ लेता है कि सर ये पॉलिसी क्या है, तो आपको यार सुबह आओ मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो आप पॉलिसी है वो आपको बिल्कुल उसकी जो जिस्ट है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर पॉलिसी बन गई है और आप कहेंगे कि वो बॉस के पास है, या जैसे वो दोस्त हमारे कह रहे थे कि लोग देते नहीं हैं पॉलिसीज़, अपने लैपटॉप में होता है शेयर ही नहीं करते, तो शेयर करें, वो उसमें आपकी आसानी है, लोग आपके पास आएंगे कम, आपका काम कम हो जाएगा। जैसे हम मैं कह रहा था कि बनाए मुदस्सर साहब मैनुअल और चले जाएं अमेरिका, 6 महीने बाद आएँ, कोई नहीं पूछेगा कि किधर गए हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना।
सारा कुछ तो है पड़ा हुआ, क्यों जी? आज आपको नींद आई हुई है? नहीं सर। अच्छा, तो ये है सूरत हाल। थैंक यू जी, थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया।